पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी बिहार में ही है। अजीत जी, आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार बाकी सारे काम छोड़ दें और यदि उनकी अवस्था ठीक है, नेतृत्व शक्ति बची है, निर्णय लेने की क्षमता है, तो अगले 15 दिनों में इस काम को अवश्य करें। अब हम इस रूपक को आपके सामने रखते हैं और भय का माहौल कैसा है यह बताते हैं। कल रात को मैं देर से सोया था, करीब 2 बजे। कुछ काम करते रह गया, कुछ पढ़ते रह गया था। देर लौटा भी था। सुबह जब मेरी नींद खुली 8:30 बजे के करीब और हमने मोबाइल खोला तो हमारे सहयोगी क्राइम रिपोर्टर अभिषेक, जिनका नाम है, बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर है, हमने देखा उनके 14 मिस्ड कॉल हैं और हमने यह भी पाया कि वह इतने बेचैन थे कि जब मोबाइल स्विच ऑफ पाया तो उन्होंने फेसबुक के मैसेंजर पर फोन किया। मुझे लग गया कि कुछ तो हो गया है जिसके कारण यह इतने बेचैन है और मुझे सूचित करना चाहते हैं। मैं इस खबर को पढ़ता जो नीतीश कुमार चुनाव को बदलने के लिए ले रहे हैं, जैसे आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री। इसके पहले हमने अभिषेक को कॉल किया, अपने क्राइम रिपोर्टर को। उन्होंने सूचना दी कि पटना में फिर से एक बड़ी वारदात हो गई। हमने पूछा क्या हुआ। उसने कहा पारस हॉस्पिटल में, पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जहां 24 घंटे गहमा गहमी रहती है, वहां सुबह सुबह उनकी प्रारंभिक सूचना थी चौथे तल्ले पर जाकर एक चंदन मिश्रा नामक व्यक्ति, जो बक्सर का अपराधी है, उसे गोलियों से भून दिया गया। मैंने कहा पारस हॉस्पिटल के भीतर, चौथे तल्ले पर? तो उसने कहा अपराधी है। तो पहले तो मुझे यह लगा कि संभवतः, देखिए पहले लगा संभवतः, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुलिस के प्राइवेट टास्क फोर्स के लोग होते हैं वह अपराधियों को शांत करने के लिए ऐसी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब मैं सचेत हुआ तो मुझे लगा नहीं, यह मॉडिस ऑपरेंडी पुलिस के प्राइवेट टास्क फोर्स का नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे शहर ढलता है, इससे अपराधी का सफाया नहीं होता है, इससे शहर में खौफ बढ़ता है, सूबे में खौफ बढ़ता है। आगे की सूचना मिलती है, मैं अस्पताल प्रबंधन से बात करता हूं। चंदन मिश्रा, जो सजा याफ्ता था, फांसी की सजा सुनाई गई थी मर्डर केस में, वह पैरोल पर बाहर आया था और वह 2 दिनों पहले पारस अस्पताल में पाइल्स के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ था। कल उसे वापस बेऊर जेल चले जाना था और इसके पहले वह 209 नंबर रूम में प्राइवेट वार्ड में भर्ती था। अपराधी, सोचिए, पारस अस्पताल के कैंपस में घुसते हैं। जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो सीढ़ियां निजी घरों की तुलना में ज्यादा बड़ी हो जाती है। 5 की संख्या में अपराधी हैं, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा है। कोई खौफ नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है, बिल्कुल आसानी से। वैसे अस्पताल के भीतर जाना कितना कठिन होता है यह भी आप जानते हैं, लेकिन बिहार में लोग चले जाते हैं और वह जाकर हत्या कर देते हैं, फिर वैसे ही भाग जाते हैं। देखिए अजीत जी, मैं इस घटना को बहुत ही गंभीर मानता हूं और मेरी समझ एक क्राइम एनालिस्ट के रूप के तौर पर हमने हमेशा अपराधियों के सफाया अभियान में पुलिस का साथ दिया है। पुलिस ने कभी जायज नाजायज भी किया तो हमने कहा कि शहर शांत रहेगा, सुबह शांत रहेगा तो सभी को शांति मिलेगी। लेकिन यह वारदात जिस तरीके से हुई है, चंदन मिश्रा मारा गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि वारदात, देखिए हम और आप बात करते हैं, पुलिस के आला हाकिम बात करते हैं, सरकार बात करती है, तो वह आंकड़े गिना देती है कि इस महीने में इतनी हत्याएं, पिछले साल की तुलना में कम हत्याएं, तब की तुलना में कम हत्याएं। अजीत जी, अपराध को यदि विश्लेषित हम करते हैं तो हम संख्या नहीं मानते हैं।
इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई तो एक ही हत्या हुई थी, राजीव गांधी की भी हत्या हुई तो एक ही हत्या हुई थी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या हुई तो वह भी एक ही हत्या हुई। लेकिन हत्या कहां हो रही है, हत्या किसकी हो रही है, हत्या किस रूप में हो रही है, आपको यह देखना होगा। हम पटना में पारस हॉस्पिटल के भीतर की इस वारदात को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। मुझे वो घटनाक्रम भी याद है, यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, जब उसने तत्कालीन काबीना मंत्री लालजी टंडन को धमकी दी थी तो वह डर के मारे 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो अस्पताल में जाकर हत्या बहुत बड़ी बात हो जाती। लोग कहेंगे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या भी तो बिहार में हुई थी 13 जून 1998 को। हाँ, बिल्कुल हुई थी, लेकिन अस्पताल के भीतर घुसकर नहीं। हत्यारे इंतजार कर रहे थे कि वह शाम को बाहर निकलेंगे टहलने के लिए, रोज की दिनचर्या थी, तब उन्हें भून दिया जाएगा और उन्हें भून दिया गया। लेकिन आज पारस हॉस्पिटल के भीतर घुसकर जिस तरीके की हत्या हुई, हम पुलिस की इस थ्योरी से सहमत नहीं हो सकते हैं। गोपाल खेमका की हत्या हुई, स्कूल संचालक की हत्या हुई, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई, कारोबारी की हत्या हुई। हमारा सवाल इससे शुरू होता है कि शहर में यदि हत्याएं हो रही हैं और पुलिस एक्शन भी कर रही है तो अपराधियों में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है। इसका मतलब आपका एक्शन जो है वह भोतर है। आप एक्शन के बूते अपराधियों को डराने में और कानून का शासन स्थापित करने में सक्षम नहीं है। देखिए, हमने यह जरूर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप 125 यूनिट बिजली फ्री दे दीजिए, आप सोशल पेंशन में आप राशि बढ़ा दीजिए। एक पुरानी कहावत है, जान बची तो लाखों पाए। आप उदाहरण देते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था। 2005 के पहले शाम 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, दुश्वार था। बेटा घर लौटेगा कि नहीं, बेटी घर लौटेगी कि नहीं, यह सवाल था। लेकिन यह सवाल यदि इसी तरीके से चलता रहा तो नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के लोग पूछने के अधिकारी नहीं होंगे। शाम की बात छोड़ दीजिए, रात की बात छोड़ दीजिए, सुबह अस्पताल में घुसकर मारा जा रहा है और पूरे बिहार में हत्याएं हो रही हैं और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। और वारदात के बाद देखिए, हमारे पैनलिस्ट हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट है जाने माने देव प्रकाश सिंह साहब। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने हत्यारों का वीडियो देखा। उन्होंने मुझे कहा, ज्ञानेश्वर जी, वक्त ऐसा आ गया है कि हर कमरे में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लगा लीजिए, बहुत मजबूत दरवाजे लगा लीजिए। मेरे किसी दूसरे सहयोगी ने कहा, सुरक्षा रख लीजिए, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। गोपाल खेमका की हत्या से बड़ी वारदात, क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या रात के 11 बजे होती है। वह बांकीपुर क्लब से आते हैं, सुनसान जगह है, वहां अपराधी पहले से घात लगाए होते हैं। लेकिन आज की घटना, ठीक है, चंदन मिश्रा को ही मारना था, लेकिन अपराधियों को पता था कि वहां लोग होंगे, वहां काउंटर हो सकता था, नहीं हुआ। यह शर्मनाक है। वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, शर्मनाक है। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरीके के अपराधी दिखे हैं, यदि वहां के निजी सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश होती तो शूट आउट होता और अधिक लाशें गिरती, और अधिक लाशें गिरती। तो यह बहुत ही भयावह स्थिति है। कांग्रेस वाले गुंडा राज कर रहे हैं, आरजेडी वाले राक्षस राज कर रहे हैं, हम नहीं कहते हैं। लेकिन नीतीश जी, छोड़िए बाकी काम को, आपकी जो यूएसपी है उसे संभालिए कि बिहार सुरक्षित है, बिहार के लोग सुरक्षित है। नहीं तो आपका सूबा तरक्की नहीं करेगा, लोग भयभीत होंगे और पलायन की ओर बढ़ेंगे। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। मेरा प्रारंभिक संबोधन अधिक देर हो गया। नहीं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है ज्ञानेश्वर जी। ये तो चूंकि आपका एरिया है, आपकी एक्सपर्टीज है, इसमें आपने 30-35 साल और एक परिचय भी आपका उस रूप में बिहार और बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं कि क्राइम एनालिस्ट के रूप में आप इन चीजों को बहुत बेहतर और बारीकी के साथ इन चीजों का विश्लेषण करते हैं। आपने कई पहलू इसमें बताए, जो क्राइम के एंगल के भी पहलू हैं, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, सोशल एंगल भी है, सिक्योरिटी का पहलू तो है। ये आपने हर पहलू को अपने प्रारंभिक उसमें अपने टिप्पणी में आपने कहा।
हमने आप उसके पहले हमने खबर सुन ली थी, लेकिन जब आपने वीडियो भेजे और वो वीडियो देखने के बाद जो एक धारणा बनी, वो असली, जी। वो महत्वपूर्ण चीज है, जिससे हम्म, बाकी सारे लोगों ने भी उसी आधार पर धारणा बनाई है अपनी। ये क्राइम है, आपने ठीक कहा कि एक हत्या है, और आंकड़ों में तो आप दर्ज करेंगे तो एक हत्या दर्ज होगी और इसी रूप जी में दर्ज बिल्कुल। होगी, एक नंबर और जुड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि आप औसत उठा करके देख लीजिए 2004 में क्या था, आप औसत उठा करके देख लीजिए अभी क्या है, आबादी क्या जी है अभी, उस समय क्या है। लेकिन आप उस तरह से तुलना, हर हत्या की तुलना एक सामान्य हत्या की तरह नहीं कर सकते। ये तो एक हत्या, जो आपने वीडियो भेजा उसके बाद जो धारणा बनी, वो धारणा ये बनी ज्ञानेश्वर जी की ये हत्या एक चैलेंज की तरह है, ये नॉर्मल बिल्कुल हत्या नहीं है, बिल्कुल। एक जी चैलेंज की तरह है, एक चुनौती है शासन को, नीतीश कुमार के शासन को, बिहार की पुलिस को, प्रशासन को, ये तमाम लोगों के लिए एक चुनौती है, दूसरे गैंगस्टर्स को। ये हमको वीडियो देखने के बाद गैंगवार की और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक आहट सुनाई दी इस वीडियो को देखने के साथ ही। जिस जिस रूप में 5 लोग आ रहे हैं, वो वीडियो में साफ दिख रहा है, किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा किसी को नहीं, सब चाहते बिल्कुल। हैं कि उनका चेहरा देखा जाए। तो ये जी थ्रेट है, दूसरे राइवल गैंग के लिए एक थ्रेट भी देना था, अपना एक किसी नए क्रिमिनल के, एक नए गैंग के इमरजेंस का भी एक संकेत देना था कि हम बिल्कुल। आ गए हैं सीट पर, अब हमारा राज होगा और देखो हम हम्म, कितने बेखौफ हैं। तो ये एक मैसेज देना था, एक चैलेंज देना था। तमाम लोग बिना मास्क के, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील हुए का कोई खतरा उठाए बगैर वो आए कि रिवील हो खतरा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। सबके हाथ में जिस तरह के हथियार लोगों ने निकाले और जिस तरह से वो हथियार लोड कर रहे थे, रिवॉल्वर, उनका पिस्टल जी जो है वो बिल्कुल। सब अत्याधुनिक पिस्टल होने का संकेत है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उस अंदाज में उसको पीछे कॉक खींचते हैं, छोड़ते हैं, वो अपलोड हो रहा है। इसका मतलब कोई बहुत ही अत्याधुनिक पिस्तौल है वो, बिल्कुल। और 5 लोगों के हाथ में है, और वो हम्म, लेकर के गए। वो इसके लिए तैयार होकर के आए थे कि अगर अगर वो पुलिस का अपराधी, अगर उसकी अपनी निजी सिक्योरिटी होती है, उसकी उसके गुंडे होते हैं चंदन मिश्रा के, या पुलिस होती जी है, हम्म, अस्पताल के सुरक्षाकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं, तो लाशें बिछा करके उस तक पहुंचना है और उसको मारना है। इस बिल्कुल। तैयारी में 5 लोग, आपने ठीक कहा कि गोपाल खेमका को मारने के लिए एक व्यक्ति दुबक के खड़ा था गाड़ियों के बीच में, जब उनकी गाड़ी आकर के लगी तो उसने एक गोली मारी और निकल के चला गया। यहाँ 5 बिल्कुल। लोग आए थे इस तैयारी में कि अगर रेसिस्टेंस होता है तो उसका जवाब देना है। तो जी ये इसलिए चैलेंज है, इसलिए एक चैलेंज है, इसलिए एक सुनियोजित हत्या है कि ये इस रूप में दिख रहा है और दिखाया गया, उसी रूप में उसको दिखाया गया है। ये हम हत्या करने आए हैं, अत्याधुनिक हथियार है और किसी का खौफ नहीं है। तो पुलिस को चैलेंज है, प्रशासन को चैलेंज है, नीतीश कुमार के इकबाल को चैलेंज है, और दूसरे जो राइवल गैंग हैं उनको एक थ्रेट है, उनको एक चुनौती है कि भाई अब हम आ गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दस्तक के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। ये सिंपल बिल्कुल। सुपारी की नहीं है कि किसी ने जमीन के झगड़े में, पैसे रुपए के झगड़े में, पारिवारिक झगड़े में किसी ने किसी को सुपारी दी और उस सुपारी किलर ने कुछ पैसे के लिए जाकर के हत्या कर दी। उस तरह का मामला नहीं है। ये पैसे के लिए हत्या हुई नहीं दिख रही है, ये एक बड़ा मैसेज देने के लिए हत्या हुई है। एक बड़ी वारदात को अंजाम अंजाम दिया गया है, जिसके पीछे एक सुनियोजित योजना है, रणनीति है, आर्थिक हो, गैंगवार का हो, जो भी मामला हो। इसलिए इसको साधारण एक हत्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता, जो आपने बार बार कहा। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस सारे काम छोड़े और अगले 15 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में कानून व्यवस्था बहाल करने, कानून का राज बहाल करने के लिए बिहार में काम करे। हम ये मैं नहीं तो कह कह रहे रहा कि हूँ कानून पुलिस की बहाल बात नहीं है। छोड़िए। अजीत जी, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस की बात छोड़िए। यह टास्क यदि नीतीश कुमार सक्षम है, नीतीश कुमार निर्णय लेने की अवस्था में है, नीतीश कुमार सब कुछ से ठीक है, नेतृत्व शक्ति बची है, तो नीतीश कुमार मॉनिटर करें और बिहार को यह भरोसा दिलाएं कि मैं हूं तो और बिहार सुरक्षित है। बिल्कुल, ये उसी लेवल से मैसेज की, चूंकि चूंकि इस अपराध से मैसेज भी उन्हीं को दिया गया है। नीतीश बिल्कुल। कुमार को सीधा चैलेंज है, सत्ता के इकबाल को चैलेंज है, शासन के इकबाल को चैलेंज है। नहीं तो अपराधी, तो अपराधियों के बारे में आप भी जानते हैं, वो उसकी भरसक कोशिश होती है कि पहचान छुपी रहे, चेहरा बिल्कुल। सामने नहीं आए, पकड़ा के जेल जाने का खतरा नहीं रहे, इनकाउंटर में मार दिए जाने का खतरा नहीं रहे। अभी गोपाल खेमका के मामले में आरोपी को इनकाउंटर किया पुलिस ने, तो इससे तो खौफ हो जाना चाहिए था, इससे तो अपराधियों को भयभीत हो जाना चाहिए था। लेकिन भयभीत होने के बजाय यहाँ देख रहे हैं कि 5 लोग बिना एकदम अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए हॉस्पिटल में घुस करके वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि आपकी इनकाउंटर का भी खौफ खत्म हो गया, अब उनको इस बिल्कुल बात का भी खौफ नहीं है। यही सवाल है कि एक शहर में लगातार, और वह शहर कौन? पटना।
यह राजधानी। शहर पटना की एक ही शहर में रोज अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को संधारित करने के लिए हम उचित कार्रवाई करें। तो कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है? कहाँ अपराधी दुबक रहे हैं? कहाँ अपराधी पाताल लोक में जा रहे हैं? अपराधी तो सुबह सुबह निकल रहे हैं और गोली मारकर आसानी से भाग जा रहे हैं। न शहर में कहीं बैरिकेटिंग है, न शहर में कहीं नाका है, न शहर में कहीं पुलिस की गश्ती है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वो भी पता, ये भी पता चलता कि आरोपी 5 लोग जब निकले, वो लोग किस तरफ गए, कौन सी गाड़ी से आए, उनके सीसीटीवी फुटेज क्या है, पुलिस फॉलो अप करती, पुलिस बिल्कुल। उनको छापेमारी करती, पुलिस पकड़ने जाती। अब पुलिस की कार्रवाई जो भी होगी, वो हम लोग देख चुके हैं गोपाल खेमका के कांड में। जैसे सबसे पहले जेल में छापा मारा गया और फिर इधर उधर हाथ पैर मारने का, तो पुलिस हाथ पैर मारेगी। हो सकता है कि पकड़ भी ले, इनकाउंटर भी हो जाए, लेकिन उससे पुलिस की साख बहाल नहीं हो रही है। असली सवाल ये है, जी। पुलिस को क्या करना चाहिए जिससे उसकी साख बहाल? हम्म। पुलिस को सबसे पहले जो इमेज अपनी जो बनी हुई है बिहार पुलिस की, उस इमेज को बदलना होगा। हम लोग उस दिन भी जिस दिन बात कर रहे थे, इसके पहले जिस दिन बात हो रही थी गोपाल खेमका के मर्डर के बाद, तब भी हम लोगों ने पुलिस की इमेज को लेकर के बात की थी कि पुलिस की छवि जो है वो सब कुछ चलता है वाले अंदाज की हो गई है कि पुलिस को सब कुछ करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पुलिस मैनेज हो बिल्कुल। सकती है। ये एक सबसे बड़ी एक साख का संकट है, क्राइसिस है पुलिस के सामने। पुलिस मैनेज हो जाए तो फिर अपराधी में क्या खौफ होगा? पुलिस के मैनेज हो जाने की धारणा बन जाए, फिर अपराधी में क्या खौफ होगा? और ये भी एक धारणा है। आज हम बिहार में 2 दिन से हम हैं ज्ञानेश्वर जी, और आज अखबारों में जो हेडलाइंस देखी, लोगों से जो बात हुई है, वो 2 ही बात लोग कर रहे हैं, 2 ही बात कर रहे हैं लोग, एक शराब, दूसरा जमीन। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है कि शराब और जमीन, और इन दोनों में हथियार की आमद हुई है, इन दोनों में पैसे की आमद हुई है, बड़ी मात्रा में पैसे आए हैं और उसी अनुपात में हथियार खरीदे गए हैं। जो हम लोग पहले एक बार बिल्कुल। चर्चा किए थे, आपको ध्यान होगा कि अगर बिल्कुल। पुलिस हथियारों का आना जाना रोक दे, आधुनिक हथियार, गोलियां, इन सब का मिलना जुलना, इन सब को रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो फिर ऐसी कई वारदातें रुक सकती हैं। इतनी आसानी से लोगों को हथियार कहां से मिल रहे हैं? हम लोगों ने उसके बाद देखा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उस दिन बताया कि क्या कदम उठाने जा रहे हैं हथियारों को रोकने के लिए। गोलियां कम मिलेंगी, गोलियों के लिए लाइसेंस आपको देना होगा, और भी कई उपाय उन्होंने बताए थे कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा गोलियां नहीं मिलेंगी। तो इसके बावजूद हथियारों की आवत तो नहीं रुक रही है बिहार में। गांव गांव घर घर हथियार मिल रहे हैं। लोग, पैशन क्राइम ही अगर हो रहा है तो हथियार कहां से आ नहीं, रहे हैं लोगों को? हम शराब और हथियार पर आ रहे हैं अजीत जी, शराब और हथियार पर आ रहे हैं, इसकी जड़ में है। लेकिन इसके पहले देखिए, हम क्यों कह रहे हैं 2005 के पहले जैसी स्थिति होती जा रही है, और नीतीश कुमार और संपूर्ण एनडीए यह कहने का अधिकारी नहीं रहेगा कि 2005 के पहले क्या होता था। अब आज की ही घटना को देखिए। चंदन मिश्रा जेल से पैरोल पर आया, वह रील्स बनाने लगा, बीमारी के नाम पर आया था। बिल्कुल। वह कथित तौर पर समाज सेवा करने लगा और आज जेल जाने के पहले मारा गया। अब देखिए, बक्सर में एक गिरोह बना जिसे कहा गया शेरू चंदन, शेरू सिंह और चंदन मिश्रा। इन दोनों ने बक्सर में ताबड़तोड़ अपराध किए। एक बहुत ही बड़े चुना व्यवसायी की हत्या कर दी, यह कहकर कि यदि कल 1 बजे पैसा नहीं मिला तो तुम्हें मार देंगे, और मार भी दिया था। उस कांड में इन्हें फांसी की सजा मिली, जेल काटने लगे। दोनों में बाद में दरार हुआ। अब देखिए, शेरू सिंह, जिससे इस हत्याकांड का किंगपिन माना जा रहा है, वह जेल में है। और उसे जो आरा में तनिष्क लूट कांड हुआ था, 25 करोड़ या 20 करोड़ की जो डकैती हुई थी, उसका किंगपिन माना गया था। तब वह बर्धमान जेल में बंद था, बंगाल में। उसे बर्धमान से बिहार लाया गया, बिहार की जेल में बंद है। और जेल के भीतर इन दोनों के बीच पहले मारपीट भी की गई, कई घटनाएं हुई है। मेरा जो मानना है कि जेल से फिर साजिश रची गई। शेरू सिंह, जिसे पुलिस सूत्रधार मान रही है आज के पारस हॉस्पिटल कांड का, उसने जेल से बाहर के अपराधियों को हायर किया और उसने आज इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो न बाहर के अपराधियों पर आपका नियंत्रण और न जेल के भीतर के अपराधियों पर आपका नियंत्रण। लोग कहते हैं, देखिए हम शराब पर आएंगे, लोग कहते हैं कि अपहरण नहीं हो रहे, लोग कहते हैं कि 1-2 लाख रुपए की लूट नहीं हो रही। क्यों होगी रे भाई, क्यों होगी? हमने पहले भी कहा है आपके साथ चर्चा में, अपहरण एक खतरनाक जोखिम भरा अपराध होता है अपराधी गिरोह के लिए भी। अब उससे अधिक पैसे शराब में आ रहे हैं, सूखे नशा में आ रहा है, तो क्यों अपराध
अपहरण क्या किया जाएगा, क्यों अपराध 1 लाख 2 लाख रुपए की लूट क्या किया जाएगा। शेरू सिंह और सुबोध सिंह जैसा ऑर्गेनाइज गैंग, उसे जब लूट की वारदात को अंजाम देना होता है तो वह कभी आरा में तनिष्क को लूट लेता है, कभी पूर्णिया में तनिष्क को लूट लेता है, 20 करोड़ की डकैती करता है, 10 करोड़ की डकैती करता है। तो न बाहर के अपराधियों पर आपका नियंत्रण है, न भीतर के अपराधियों पर आपका नियंत्रण है। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के यहाँ यूं ही की रेड हुई थी। उसने तो जेल में बंद एक नौकरशाह से महीने की 5 लाख रुपए की राशि तय कर ली थी। सोचिए ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वरी, तो ये आ गई शराब की बात, तो आ ही गई। हथियार उसके बिल्कुल लिए हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है कि जी शराब के जितने सिंडिकेट बने हैं उन तमाम सिंडिकेट के लोगों ने हथियार खरीदे हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी शराब की खेप आती जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे लोगों से, दूसरे जो गिरोह है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब हथियार आ गया लोगों के पास, वो तो चलना ही है, कहीं ना कहीं चलना है। फिर वो सुपारी किलिंग के लिए चले या आपसी गैंगवार में, राइवलरी में चले, वो तो चलना ही है। फिर जमीन में वो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और बिल्कुल इधर उधर की बिल्कुल जमीनें, एक ही जमीन कई बार बेची खरीदी जा रही है। और इन दोनों कामों में, ज्ञानेश्वर, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इन दोनों कामों में पुलिस की मिली भगत रह रही है। हाँ पुलिस हाँ की मिली बिल्कुल भगत के बगैर ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। ना शराब का हम्म, काम हो सकता है, ना जमीन का काम हो सकता है। तो जी पुलिस इन कामों में लग गई है। जब पुलिस इन कामों में लग गई है, अपराधी गिरोह के साथ, पैसे वाले के साथ, सिंडिकेट के साथ, जब आप मिल करके शराब और जमीन का काम कराएंगे तो आप कैसे क्राइम रोकेंगे? सारे हम्म, क्राइम की जड़ तो उधर से ही हो गई है, जो अपराधियों से ही मिल जाएंगे। तो एक तो ये छवि हो गई है। दूसरी छवि, एक जो दूसरी चीज, एक दिन सुनील गुप्ता जो दिल्ली तिहाड़ जेल के जेलर रहे थे, जिन्होंने किताब लिखी है ब्लैक वारंट, उस पर एक बहुत ही हम्म, चर्चित नेटफ्लिक्स का सीरीज भी बना है ब्लैक वारंट नाम से। चार्ल्स जी शोभरा जिस समय जेल में था, जब वो उस समय बिल्कुल उस जेल में गए थे तिहाड़ जेल में, उन्होंने बताया एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई तिहाड़ के बारे में और दिल्ली के और गैंगवार के बारे में, कि ये सारे गैंगस्टर अपने नाम के साथ अपनी जाति लगाते हैं। ये जी दिल्ली हरियाणा की बात हम कह रहे हैं। और हम्म, उसका क्या फायदा उनको मिलता है कि किसी ने, कोई जठेड़ी है, कोई बिश्नोई है, कोई सैनी है, ये सब अपना गैंग का, अपनी जाति का नाम लगाए रखते हैं। इसका हम्म, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनको जेल में और जेल के बाहर भी अपनी जाति के लोगों का समर्थन मिल जाता है, अनायास बिल्कुल समर्थन मिल जाता है। जो बिल्कुल अधिकारी होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, उनको समर्थन मिल जाता है। और हम्म, फिर जब उन्होंने कहा कि जब एक बार किसी अपनी जाति वाले व्यक्ति के साथ, उसके मदद से आपके पास मोबाइल आ गया, आपके पास दूसरी सारी चीजें जेल के अंदर आने लगी, तो फिर आपको उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है गैंग चलाने के लिए। जी तो ये जो चीजें हैं, ये तो बिहार जातिवाद, जाति के लिए बदनाम ही रहा है। यहाँ तो हम्म, लोग अपनी जाति के क्रिमिनल के ऊपर गर्व करते हैं कि अमुक क्रिमिनल हम्म, हमारी जाति का है, और हमारी जाति के अमुक क्रिमिनल के ऊपर इतने केसेज हैं, उसने इतनी हत्या जी कराई है। तो ये जो बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, आपने कहा ना कि ना बाहर कंट्रोल है ना अंदर कंट्रोल है, तो वो हम्म, उसमें एक कारण ये भी है। एक कारण ये है कि आप अपराधियों से मिले मिले हुए हैं और आप लाखों और करोड़ों रुपए के खेल में शामिल हैं, करोड़ों हम्म, रुपए के खेल में आप शामिल हैं। तो आपका इकबाल कम होता है, उससे आपकी ताकत घटती है, उससे आपकी साख बिगड़ती है। और दूसरा कारण पैसे के अलावा एक जाति का मामला है कि जेल के अंदर भी और बाहर भी अपने स्वजातीय लोगों का समर्थन इन गिरोह के लोगों को मिलता है। अब बिल्कुल किस जाति का है कौन सा अपराधी, उस जाति के लोग खोज लेते हैं उसको, वो भी अपनी हम्म, जाति के लोगों को खोज लेता है। फिर वो हथियार पहुंचाने का मामला हो, मोबाइल पहुंचाने का मामला हो, धमकी पहुंचाने का मामला हो, उन सब के लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो एक लेवल पर एक सामाजिक समस्या भी है, एक सामाजिक, जो हम्म। समाज आज जिस सफर कर रहा है नहीं, उसकी भी एक समस्या है। जो नीरज गुप्ता ने लिखा हुआ बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, आप बेऊर जेल के बारे में ही पता करेंगे तो लोग यह नहीं कहेंगे कि किस खंड में, लोग कहेंगे फलासी के बाद में, फला हाँ, गोप के बाद में, फला ठीक है। यादव के बाद में, हाँ, फला खान के बाद में, समझे। हाँ, और देखिए, अभ्यानंद जी ने, जो बिहार के एक्स डीजीपी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मेरे सहयोगी समरीन को। तो समरीन से उन्होंने सवाल पूछा था कि आपको पता है सबसे ज्यादा अपराधी कहाँ जन्म लेते हैं। शमीम कंफ्यूज हो गई थी। उन्होंने कहा जेल में जन्म लेते हैं। जो चाकू मार कर गया, जो पॉकेट मारी करके गया, वहां उसे भाई मिलते हैं, वह उसकी जमानत कराते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उस और वह बाहर निकलकर फिर बड़ा भाई बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसकी तो आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार को बात समझ में नहीं आ रही है। अब उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बिहार है। याद रखिए अजीत जी कि तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के घर के बाहर 400 रुपए की लूट के लिए 2 गोलियां चलती है। 2 गोलियों की कीमत 400 रुपए से अधिक है और गोली चलाने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि यह नशेलियों का, जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, जो नए लड़के,
पैसे खत्म हुए वारदात करो, पैसे आए हथियार खरीदो। और अब बिहार में सुपारी किलिंग के लिए बहुत सस्ती कीमत में ये ड्रग एडिक्ट वाले लड़के मिल रहे हैं। कौन किसको कहां मार देगा कुछ भी पता नहीं है। हम 90s की बात करते हैं, जब बड़े बड़े सुरमा होते थे, बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे, उन्हें ख्याल भी होता था ये फला जी हैं, ये फला जी हैं, इनको छूने का क्या एक्शन रिएक्शन होगा। लेकिन ये ड्रग एडिक्ट वाले किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और आगे की पता नहीं होता है। बिल्कुल, ये एक नया खतरा है, एक नए तरह की चुनौती है पुलिस के सामने, एक नया खतरा है। इसको रोकने का हालांकि उपाय हो सकता है, पुलिस के पास हर चीज का उपाय होता है, लेकिन ये नया खतरा इसलिए ज्यादा मतलब गंभीर है। आतंकवाद के मामले में आप जानते हैं कि लोन वुल्फ को सबसे खतरनाक माना जाता है। पहले एक होता था कि बड़े भारी कई 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 आतंकवादी समूह मिल करके किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, अब लोन वुल्फ है और हजारों की संख्या में लोन वुल्फ है कि उसको कहीं से एक हथियार मिला, वो अकेले गया और उसने अपराध को अंजाम दे दिया। उसने 2 4 5 10 लोगों को गोलियां मार दी, 5-10 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको कुचल के मार दिया। तो ये लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट जो है ये क्राइम में आ गया। क्राइम का जो उसको क्या बोलते हैं, रिटेल हो गया, क्राइम खुदरा क्राइम हो गया, रिटेल क्राइम में आ गया। पहले एक थोक में एक बड़े बड़े क्रिमिनल होते थे, उनके पास उन्हीं के लोग अपराध को अंजाम देते थे। अब वो स्थिति नहीं है, अब किसी का वर्चस्व नहीं है, उस तरह के गैंग्स भी नहीं है। ये अच्छी बात है कि उस समय जो हत्याएं होती थी बहुत बड़ी संख्या थी, आज के मुकाबले ज्यादा हत्याएं होती थी, लेकिन वो गैंगवार में हत्या होती थी, नरसंहार होते थे, वो दूसरे मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, उसमें हत्याएं होती थी। अब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातों के झगड़े हैं या फिर जमीन के शराब के झगड़े हैं, और उस झगड़े में मरवा देना भी इतना आसान हो गया है। ऐसे लोग उपलब्ध हैं और हथियार उपलब्ध है, उनको आप 5,000 10,000 रुपए दीजिए, हथियार दीजिए, फोटो दिखाइए, वो आदमी को जाकर के गोली मार के आ जा रहे हैं। आपको याद होगा अजीत कोई खौफ नहीं है। जी आपका पड़ोसी जिला है सीतामढ़ी, कितना बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था संतोष झा, पूरे बिहार में कोहराम था, और उसकी हत्या कोर्ट परिसर में किसने की थी? 15 साल के एक बच्चे ने, 15-16 साल के एक बच्चे ने। हाँ, किसको शक होगा, किसको शक होगा? हाँ, तो यह इतनी बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार को बात समझ में आती नहीं है कि शराबबंदी ने क्या क्या समस्याएं पैदा कर दी, समस्याएं खड़ी कर दी हैं, बिल्कुल खड़ी कर दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं थोड़े थोड़े पैसे के लिए। और ये अब सिंडिकेट बन गया शराब का, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग नहीं कहेंगे, वो सिंडिकेट है जो इस तरह के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। अब जरूरत क्या है, पुलिस अब कितने लोगों को इनकाउंटर करेगी? अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे, गैंगवार होते थे, नरसंहार होते थे, तब आप इनकाउंटर की रणनीति अपना सकते थे। अब उस रणनीति का समय नहीं है, अब आपको सर्विलेंस का टाइम है कि आप सर्विलेंस करके इस तरह के क्राइम को रोकें, आप निगरानी करें तमाम ऐसी जगहों पर जहां से हथियार की आवक होती हो, पर पहले हथियार आना रोकें, गोली आना रोकें, आप नशे की जो सूखा नशा जिसको जो आप बता रहे हो सूखा नशा आना रोकें, और शराब के कारोबार पर या तो कंप्लीट रोक लगा दें, आप पुलिस इतनी सख्ती करे कि वो रुक जाए, या फिर आप उसको चालू कर दीजिए, उसको रेगुलेटेड तरीके से उसको चालू कर दीजिए, ताकि ब्लैक मनी की आमद, एक काला धन जो इकट्ठा हो रहा है और उस काले धन की इकोनॉमी को बचाने के लिए जो गैंगवार हो रहे हैं उसमें कमी है, उसको रोका उसमें भी एक खतरा है जी, उसमें भी एक खतरा है। जब आप शराबबंदी खत्म करेंगे तो 1 साल आपको बहुत ही मतलब कहते हैं बिल्कुल राक्षस बन के आपको अपराधी गिरोहों का सफाया करना होगा, क्योंकि जो सिंडिकेट के कारण अपराधी बने हैं, जिनके पास पैसे आए हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे, वे अपराध का रास्ता चुनेंगे, तो उन्हें आपको बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही क्रूरतम तरीके से आपको साफ करना होगा। तब जाकर 6 महीना 8 महीना के बाद आपको 2005 का बिहार, 2005 से 2010 का जो बिहार है वह फिर से देखने को मिलेगा। नहीं तो वो तो उस समय तो फिर आप एक बार और आपने ये बात कही थी, ये सुझाव आपने एक बार और दिया था, क्योंकि एकदम से बेरोजगार होंगे, पैसे का सोर्स खत्म होगा, शराब के जो पैसे आ रहे हैं तो उसके लिए तो वो लूटमार करने निकलेंगे, फिर तो क्राइम बढ़ेगा ही। उस समय आपको बहुत रूथलेसली इन चीजों को इसको कंट्रोल करना होगा। उसके पहले अभी चुनाव में 4 महीने हैं, ये परसेप्शन का भी मामला होता है ज्ञानेश्वर जी। अगर किसी सामान्य समय में, जैसे अभी चुनाव नहीं होता, तो हो सकता है कि इस तरह की हत्याओं पर इतना बवाल नहीं होता या इतना इशू नहीं होता, इतना फोकस नहीं बनता। लेकिन चुनाव है, चुनाव के समय में अपोजिशन को भी एक मौका मिल रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा कि हम लोग वो बात नहीं कर सकते हैं जो राहुल गांधी ने आकर के कह दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ कंट्री है, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो ये उनको कहने का मौका क्यों मिल रहा है? गोपाल खेमका की हत्या के बाद या एक स्कूल संचालक की हत्या के बाद, अब इस घटना के बाद तो जंगल राज और महाजंगल राज कहने से आप कैसे रोक लीजिएगा उनको? ये आप कैसे, आप तो अपने राइट्स गंवाते जा रहे हैं कि आप 2005 के पहले की याद कैसे दिलाइएगा जब आपके राज में भी वही हो रहा है।
लेकिन चुनाव की वजह से भी, कम से कम चुनाव के कारण भी तो आप सक्रिय होइए, चुनाव के कारण भी तो आप चुनाव को ध्यान में रख के ही आप कुछ सख्त मेजर्स लीजिए। अधिकारियों के बिल्कुल। साथ बैठक करते हुए, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए पिछली फोटो नहीं आई नीतीश कुमार की हम्म, कि वो डीजी के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अभी उनको खुद ही सामने आना चाहिए, सामने आ करके और बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए। आज आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे थे, उन्होंने कई कारण बताए जो पुलिस के पहलू से। पुलिस किस महीने में अपराध ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इसके आंकड़े हैं। लेकिन ये आंकड़ों का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक आंकड़े, एक हत्या नंबर्स का मामला नहीं है। एक तो ये जितना भयावह अपराध है, जिस तरह से जो मैसेज देना चाहे अपराधियों ने भय फैलाने के लिए, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे, लोगों का भरोसा कैसे लौटेगा। आप गोपाल खेमका के बाद हम लोगों ने चर्चा की कि लोग बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद करके अपना पूंजी निकाल करके जाने की सोचने लगे हैं, जो पूंजी लगाने वाले थे वो उसमें हिचकने लगे हैं। आज की जो पारस हॉस्पिटल की घटना है, इसके बाद आम आदमी के मन में भय का माहौल है, डर का माहौल है। उस कॉरिडोर में मान लीजिए कि दूसरे लोगों का परिवार होता, कोई और भर्ती होता, और भी लोग होते, वहां रेसिस्टेंस होता, अगर तो कितने लोग मारे जाते, 5 लोग जिस तरह से हथियार लेकर के गए थे। तो ये तो आम आदमी के मन में भय पैदा करने की भी कोशिश हो गई, आम आदमी के मन में भी भय पैदा हो गया जो बिजनेस कम्युनिटी का नहीं है। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है कि वो निश्चित रूप से आगे आए, अधिकारियों के साथ बैठक करें और अपराधियों को, जिस तरह से अपराधियों ने उनको चैलेंज किया है, ये हम ये बात कर रहे हैं कि वो उनको ये नीतीश कुमार की सरकार को, उनके इकबाल को चैलेंज था। हाँ हाँ, तो ये जिम्मेवारी बनती है। ये मुख्यमंत्री को चैलेंज था, मुख्यमंत्री के इकबाल को चैलेंज था, उनके शासन को चैलेंज था, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। आकर के नीतीश कुमार को अपने पुराने तेवर में आना चाहिए है, उनको ये समझना चाहिए। आपने कहा यूएसपी शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वही है। उनकी यूएसपी सुशासन की थी, कानून व्यवस्था बहाल करने की थी, लोगों के मन में बैठा हुआ खौफ डर उसको समाप्त करने की थी। अगर वो अब भी इस मौके पर भी वो नहीं जागते हैं, इस मौके पर भी अपने को नहीं प्रूफ करते हैं, तो फिर क्या मतलब जनता को आप किस नाम पर जाकर के वोट मांगने जाइएगा? 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? नहीं, आज तो उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। पटना में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 125 यूनिट की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है नहीं हो रही है बात, हत्याकांड की। हाँ, और देखिए प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए नवीन पटनायक के तो हाथ बस हिले थे, हाथ बस हिले थे। हाँ, तो सरकार बदल गई थी। भाई नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग से निकलना चाहिए, पटेल भवन जाना चाहिए और पूरे बिहार के एसपी के साथ उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि क्या हो रहा है और कितना समय लगेगा। ये बिल्कुल करना चाहिए, इसी से एक मैसेज जाएगा, अपराधियों में भी खौफ का मैसेज जाना चाहिए। अपराधी बेखौफ इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो देख नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार तो कुछ देखने की स्थिति में नहीं, जो गृह मंत्री भी हैं, जब वही कुछ नहीं कर रहे हैं, शासन का इकबाल नहीं है, और दूसरी तरफ ये पुलिस दूसरे कामों में लगी हुई है, पुलिस शराब और जमीन के काम में लगी हुई है, तो पुलिस को कौन मैसेज देगा, जनता को भरोसा कौन दिलाएगा, अपराधियों को कौन मैसेज देगा? ये नीतीश कुमार को करना है। अभी उनको प्रूव करना है, आकर के वो जाएं और हम तो एक और सलाह देते हैं कि देखिए यह शिकायत है और पुलिस वाले शिकायत करते हैं कि पुलिस के जवानों की संख्या बहुत कम है, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हम तो कहते हैं जितनी महिला आरक्षियों की भर्ती हुई है, जितने नेता हैं, वह अपनी सुरक्षा में इन्हें लगा ले और अपराधियों से निपटने के लिए जो उनके साथ पुलिस दिखने वाले हैं, उन्हें फील्ड में लगा दिया जाए, उन्हें फील्ड में लगा दिया जाए। एक नेता महिला कांस्टेबल को अपने सिक्योरिटी के लिए लेना नहीं चाहता है, वो चाहता है ये मेरी क्या सुरक्षा करेंगी। और हकीकत ये है कि इतने कम बल हैं कि आपको रात में पुलिस की जिप्सी में एक पुरुष एक महिला, दो पुरुष एक महिला दिखाई पड़ती है, और ये जो पुरुष बल है उसकी एक जिम्मेदारी महिला बल की सुरक्षा की भी अतिरिक्त हो जाती है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। एक तो ऐसे भी आंकड़ों के लिहाज से भी बिहार में सबसे कम प्रति 1 लाख की आबादी पर सबसे कम पुलिसकर्मी है। अभी भर्ती बहाली होनी, और उसमें जो अच्छी कदकाठी वाले ज्यादा सक्षम लोग हैं उनको नेता अधिकारियों ने अपनी सिक्योरिटी में लगा रखा है। आप सड़क पर देखिए पुलिस वाले कैसे दिख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं पूरा मोतिहारी पुलिस की छावनी बना हुआ है। हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई सीतामढ़ी से आया है, कोई बेतिया से आया है,
10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी यहाँ मोतिहारी में है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के, और कहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बहुत कम दिखे जैसे पंजाब हरियाणा में दिखते हैं, या दिल्ली में भी दिखता है, यूपी में भी बहुत जगह दिखेगा आपको कि खूब लंबी चौड़ी कदकाठी के एकदम तना हुआ शरीर, चेहरे के भाव से भी अपराधियों में खौफ है, ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं। तो ये एक बिहार पुलिस की एक बड़ी समस्या है, और ये समय के साथ ये समस्या आई है बिहार पुलिस में। और पता नहीं क्यों हमको ज्ञानेश्वर जी कोई पुलिस के जवान जो दिखते हैं उनको देख के हमेशा आम आदमी के मन में भी ये भाव आता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे, किसी तरह से मैनेज हो जाएगा। तो ये तो अपराधियों में खौफ नहीं होगा, इसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस बल की जरूरत है, और उसके स्ट्रिक्टनेस के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार कुछ एक्शन ले आकर के आगे आकर के वो कुछ, क्योंकि गृह मंत्री भी वही है, कुछ वो मैसेज बनाए, पॉलिटिकल मैसेज भी तो बनेगा, नहीं तो इस पॉलिटिकल नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे? जो तेजस्वी यादव बना रहे हैं, या राहुल गांधी बना रहे हैं, या प्रशांत किशोर बना रहे हैं, इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे? हम कह रहे हैं कि आप अपने लाभ के लिए करिए, बिहार के 14-13 करोड़ लोगों के की जान की सुरक्षा की तो की जरूरत तो है ही, आप अपने लाभ के लिए भी तो कुछ करिए। 4 महीने में आपका चुनाव है, ऐसे कौन आपको वोट देगा? बिहार का आदमी जिसने आप पर इतना भरोसा किया। तो चलिए देखिए, यदि नीतीश कुमार सक्षम है तो एक अन्य मार्ग से बाहर निकलें और बिहार की जनता को भरोसा दिलाएं कि मैं हूं और बिहार की सुरक्षा का जिम्मा मेरा है। यदि पुलिस लड़खड़ाई है तो हम ठीक करेंगे, ठीक वैसे करेंगे जैसा हमने 2005 में किया था। तो बिहार की स्थिति विषम है। नीतीश कुमार यह कहने का अधिकार खोते जा रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार कैसा था। बिहार की चिंता हम करते रहेंगे क्योंकि हम बिहार में रहते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार सोचते हैं, बिहार का भविष्य देखते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।